दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब खुश और प्रसन्न होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों इस समय अपनी जो सीरीज चल रही है द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, जो कि जिम कॉर्बेट साहब की पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई है। नरेशन मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 5 एपिसोड मैंने ऑलरेडी कर लिया है। आज 6वां एपिसोड हमको करना है, लेकिन 5 एपिसोड में थोड़ा सा मैं रिकैप बता दूं, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि 5 एपिसोड में अब तक क्या क्या वर्णन उस कहानी में हुआ है, उसका जिक्र मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट साहब ने जो बताया, उस यात्रा मार्ग का जिक्र किया कि किस तरीके से हरिद्वार से होते हुए फिर आगे ऋषिकेश रुद्रप्रयाग होते हुए वहाँ से फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए लोग निकलते हैं। उसका जिक्र करने के बाद उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से वह बाघ नरभक्षी बना, नरभक्षी बनने के पीछे की क्या वजह थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उस समय इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी फैली थी, जिसके कारण तमाम मौतें हुई। और वहाँ चूँकि पहाड़ों पर जलाने के लिए सब हिंदू हैं और जलाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती कि नदी या पोखर वहाँ मिल जाए, तो और मौतें भी ज़्यादा हो रही थी, तो उस वक्त लोग उस मृतक के मुंह में एक जलता हुआ कोयला डालकर पहाड़ी से नीचे लुढ़का देते थे, तो फिर उसको जंगली जानवर खाते थे और उसी में बाघ नरभक्षी हो गया। और जब बीमारी समाप्त हुई तो उसके बाद फिर इसने आदमियों को मारना शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि उसके आतंक के बारे में, किस तरीके से उसका आतंक वहाँ 8 वर्षों तक लोगों ने झेला, इसका वर्णन उन्होंने किया। और फिर वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, इसका भी जिक्र जिम कॉर्बेट ने किया। और फिर इसके बाद पहला शिकार जब उसके द्वारा किया गया इनके पहुँचने के बाद, तो वो चीज़ उन्होंने बताई। लेकिन अब आज 6वें एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं कि दूसरा शिकार कब और कैसे उसने किया। कॉर्बेट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास ऐसे कोई फोटोग्राफ्स या कोई अन्य साधन ऐसा नहीं था कि जिसको मैं देखकर उस नरभक्षी के पंजों का मिलान कर सकता हूँ। और जब तक मेरे पास इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई, मैंने यह तय किया कि इस क्षेत्र में जितने भी बाघ विचरण करते हैं, मैं क्यों ना सबको तब तक आदमखोर मानूं और जो मुझे मिले मैं उसे शूट कर दूं। इसके बाद कॉर्बेट बताते हैं कि जब मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा था तो मैंने 2 बकरे वेट लगाने के लिए पहले से ही खरीद लिए थे। तो मैंने तय किया कि एक को अलकनंदा नदी के उस पार में ले जाकर, जहां घनी झाड़ियों का क्षेत्र है, जहां लोगों के द्वारा यह बताया जाता था कि बाघ दिन के समय वहां आराम करता था, तो उस रास्ते पर मैं बांधूं। और दूसरे को बद्रीनाथ जाने वाले जो रास्ते थे, वो यात्रा मार्ग जो था उससे 1 मील हटकर एक जंगल वाला एरिया था, वहाँ बांधने का फैसला किया। और फिर बारी बारी से शाम को ले जाकर दोनों जगह पर इन्होंने बेट लगा दिया। और फिर वापस अपने कैंप में, बंगले पर जहाँ ये रुके हुए थे, वापस लौट कर आते हैं। और सुबह फिर जाकर उसका मुआयना करते हैं कि क्या बकरे को किसी बाघ द्वारा या अन्य जानवर द्वारा मारा गया है। तो जब ये पहुँचते हैं जो तीर्थ यात्रा वाले मार्ग पर बकरा इन्होंने जंगल के पास बांधा था, वहाँ पहुँचते हैं तो इन्होंने देखा कि बकरा वह मारा जा चुका था। उन्होंने देखा कि उसके गर्दन पर बाघ के दांतों के निशान थे, लेकिन बाघ ने उसमें से कुछ भी हिस्सा खाया नहीं था। थोड़ा बहुत हिस्सा जो खाया गया था उसका जिक्र करते हुए कॉर्बेट बताते हैं कि शायद किसी दूसरे जानवर ने वो खाया था और बाघ ने मारा था, ये तो तय था। तो कॉर्बेट ने बताया कि उस समय हमारे पास दिन का समय था और बाघ के बारे में कोई लोकेशन सही नहीं थी। तो मैंने तय किया कि क्यों ना इस बकरे को जो बाघ ने मारा है, इसके ऊपर बैठकर थोड़ा इंतज़ार किया जाए। हो सकता है कि वह लौटकर भोजन करने के चक्कर में यहाँ आए और फिर एक मौका बन सकता है। तो जहाँ बकरा मरा पड़ा था वहाँ से 40 गज दूर एक छोटा सा पेड़ था। तो इन्होंने तय किया कि मैं इसी पेड़ पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूँगा। और फिर ये पेड़ पर बैठकर पोजीशन लेते हैं। और उस समय दिन के तकरीबन 2:30 से 3 बजे थे। कॉर्बेट बताते हैं कि मैंने 3 से 4 घंटे तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया।
और जब इन्होंने देखा कि अब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी जो है पहाड़ों के पीछे जा रही है और अंधेरा होने वाला है, तो वहाँ से पेड़ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद अपने बंगले की तरफ ये बढ़ते हैं। और जब बंगले की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब कार्बेट बताते हैं कि उस समय अभी तक मतलब इनको बताते हैं कि किसी आदमखोर बाघ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ आदमखोर शेरों से इनका आमना सामना कई बार हुआ था। तो उससे बचने की जो रणनीति होती है, वही रणनीति आदमखोर बाघ से बचने के लिए जब वापस आ रहे थे तो सारी रणनीति को अपनाते हुए, सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए ये अपने बंगले तक आते हैं और बताते हैं कि मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं सुरक्षा जो अपनाया था उसका मुझे पूरा लाभ मिला और अपने बंगले तक मैं सही सलामत पहुँच आया। इसके बाद कार्बेट बताते हैं कि अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने बंगले के गेट पर जाता हूँ, और जब अपने बंगले के गेट पर मैं जाता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ एक बाघ के पंजों के निशान हैं। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जब कर मैं शाम को वहाँ से जहाँ बकरा मारा गया था वहाँ से वापस आ रहा था, तो हो सकता है कि वहाँ किसी बाघ ने मेरा पीछा यहाँ तक किया हो। लेकिन अब वो नरभक्षी है कि नहीं है, इसका आंकलन करना, क्योंकि कोई निशान उसके पंजों के इसके पहले इन्होंने नहीं देखा था, तो उसका आंकलन करना काफ़ी कठिन था। लेकिन इन्होंने मान लिया कि शायद वह नरभक्षी ही था, और फिर उसके पंजों का पीछा करते हुए कार्बेट उस तरफ जाते हैं जहां दूसरा बकरा इन्होंने बेट के रूप में लगाया था नदी के उस पार झाड़ियों वाले रास्ते पर। तो वहां जब पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि वह बकरा जो है बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है। उस रात उसको किसी ने छेड़ा तक नहीं था। इसके बाद जिम कार्बेट बताते हैं कि मैं वहाँ से उसकी खोज करने के लिए कि कहीं उसकी कोई लोकेशन मिले, पैदल यात्रा मैंने शुरू कर दी। और मैं जहाँ से निकल रहा था सब लोगों को आगाह करता जा रहा था। मैं सड़क से निकल रहा था, मैं गांव के अंदर से निकल रहा था, तो जो लोग भी मुझे मिलते थे मैं सबको आगाह कर देता कि बाघ नदी के उस पार है। आप लोग जितनी भी सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं सब इंतज़ाम करके रखिए, ज़रा सी भी लापरवाही आप मत करिए, और आपकी एक लापरवाही उसे एक अच्छा आसान शिकार दे देगी। तो इसलिए आप बिल्कुल होशियारी के साथ सुरक्षा को अपनाते हुए रहिए। और ये सब करते हुए कार्बेट उस दिन पूरा दिन भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के बाद जब शाम होती है उनको उसके बारे में कोई लोकेशन नहीं मिलती है, तो फिर अपने बंगले की तरफ वापस आते हैं और बंगले में आकर रात को विश्राम करते हैं। तो अब कार्बेट ने बताया कि मैं अगली सुबह जब उठता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं क्यों ना एक बार गुलाब राय की तरफ आगे जो जंगल पड़ता है वहाँ का जायज़ा लूँ, शायद वहाँ कोई नई जानकारी उस बाग से संबंधित हमको मिल जाए। तो यह सोचकर वो सुबह निकलते हैं गुलाब राय की तरफ और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वहाँ का भ्रमण करते हैं। लेकिन जब उनको उस आदमखोर के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी वहाँ उनको नहीं मिलती है तो फिर ये अपने बंगले की तरफ वापस आते हैं। और वापस आने के बाद जब ये अपना भोजन कर रहे होते हैं उस समय, तो कार्बेट बताते हैं कि उसी समय एक व्यक्ति जो काफ़ी तेज़ भागता हुआ और हाँफता हुआ वो इनके पास आया और उसने बताया कि साहब बंगले के ऊपर जो पहाड़ी है जहाँ से आप उस 500 वर्ग मील के क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे, वहीं एक मील दूर एक गांव में कल रात बाघ ने एक महिला को मार दिया है। ये सुनने के बाद कार्बेट ने भोजन करने के बाद अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब इकट्ठा करने लगे, जिसमें एक शॉटगन, एक अतिरिक्त राइफल, एक छोटी बंदूक और मछली पकड़ने वाला इनका जो धागा होता है, मछली पकड़ने वाली जो राड होती है, और इसके साथ साथ 2 मोटे लठ, ये सब लेकर इन्होंने अपने 2 सेवकों को तैयार किया और उसके साथ साथ कुछ गांव वालों को भी तैयार किया। और ये सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं। और कार्बेट बताते हैं कि दूरी ज़्यादा नहीं थी,
लेकिन चढ़ाई जो है काफ़ी खड़ी थी और उस दिन काफ़ी तेज़ धूप और उमस थी और मुझे वहाँ पहुँचने में काफ़ी गर्मी महसूस हुई। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उमस के कारण मेरे पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और मेरे कपड़े पूरी तरीके से पसीने से भीग गए थे। लेकिन जब मैं वहाँ उस गांव में पहुँचा तो मैंने सबसे पहले उस मृत महिला के परिवार से मिलना चाहा ताकि मैं जल्द से जल्द यह जानकारी एकत्रित कर सकूं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो मैंने जब महिला के घर में पहुंचा तो उसके पति से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उससे उस वृतांत के बारे में जानना चाहा। तो उसने बताया कि साहब, कल रात हम लोग पति पत्नी भोजन बना रहे थे और भोजन बनाने के बाद जब हम लोग भोजन इसी चूल्हे की आग के रोशनी में कर रहे थे तो इसके बाद मेरी पत्नी जो है ये जूठे बर्तनों को लेकर बाहर साफ करने के लिए निकलती है और उसके बाद जब वो दरवाजे के बाहर निकलकर बैठकर अपने बर्तनों को साफ कर रही होती है तभी अचानक बर्तनों के खटकने की आवाज़ आती है। और जब वह आवाज़ आती है तो मैं अंदर से आवाज़ देकर उसको बुलाना चाहता था, लेकिन उधर से जब कोई उत्तर नहीं आया तो मैं सीधे दरवाजे की तरफ भागा। और दरवाजे की तरफ मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि बाघ उसको पकड़कर उठाकर लेकर जा रहा है। तो कारपेट ने पूछा कि क्या तुमने उसका पीछा करना उचित नहीं समझा? तो उसने कहा, साहब, अब उस मरी लाश को लेकर मैं क्या करता? मैं अगर उसके पीछे जाता तो हो सकता है कि बाघ उसको छोड़कर मेरे ऊपर भी हमला कर देता और मुझे भी मार देता। लेकिन हाँ, मुझे जो दुख है, चूँकि वह महिला गर्भवती थी और बहुत ही जल्द एक नन्हा मुन्ना छोटा परिवार उसके घर में और आने वाला था, तो अब उसको खोने का मुझे दुख है। और बाकी वो तो मेरी पत्नी को ले गया, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो कारपेट जब उसके मुंह से ये सब सुनते हैं तो बताते हैं कि विचार इसका ठीक था कि उस आदमखोर के पीछे जाने से कोई मतलब अकेले में निकलने वाला नहीं था, लेकिन ये हृदयहीन था। कोई भी व्यक्ति ऐसा एक बार नहीं करेगा कि अगर उसके परिवार के किसी सदस्य को बाघ या कोई अन्य जानवर ले जा रहा है तो वो भरसक प्रयास करेगा कि उसको बचा लिया जाए। इसके बाद जिम कारपेट बताते हैं कि वह दरवाज़ा जो उसका था वहाँ से तकरीबन 10 फुट आगे एक रास्ता 4 फुट चौड़ा घरों की पंक्तियों के बीच से निकलता हुआ तकरीबन 60 से 70 फुट आगे जाता था और फिर वो रास्ता वहाँ समाप्त हो जाता था। और उसके बाद वहाँ से नीचे पहाड़ी की तरफ ढलान पर मैंने जब बाघ के पंजों के निशान का पीछा किया तो मैंने देखा कि बाघ पहाड़ी के नीचे जो है उसकी लाश को लेकर घसीटते हुए गया है। और फिर जब मैं नीचे पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि एक बरसाती नाला था और उस नाले से थोड़ी दूर पर तकरीबन 10 से 20 गज दूरी पर एक सकरे खेत के कोने में उस अभागिन महिला की अध खाई हुई लाश पड़ी थी। मैंने देखने के बाद वहाँ उस क्षेत्र का जायज़ा किया और मैंने देखा कि एक 30 से 40 गज दूर एक अखरोट का पेड़ है जिसके पत्ते जो है निकल गए हैं। तो मैंने उसी पेड़ पर मचान बनाने का फैसला किया कि मैं इस लाश के ऊपर आज बैठूंगा और मैं देखूंगा कि अगर वह वापस इस लाश पर अपना भोजन करने के लिए आदमखोर आता है तो एक मौका मेरे लिए बन सकता है। इसके बाद कारपेट ने अपने आदमियों से मचान बनाने की तैयारी करने को कहा और उधर मचान की तैयारी होने लगी। और इधर जो तो मोटे लट कारपेट ने अपने साथ अपने आदमियों को लेकर आने के लिए कहा था, उसको एक जगह, चूँकि जहाँ पर वह नाला था और जहाँ पर उसकी लाश पड़ी थी उसके बीच एक रास्ता था, तो उस रास्ते के लंबवत उस लट को वहाँ गड़वा देते हैं। गड़वाने के बाद अपनी एक राइफल उसमें लगा कर बांधते हैं और बांधने के बाद जो मछली पकड़ने वाला धागा था इनका उसको ट्रिगर पर लगाते हैं और फिर निकाल कर उसको ट्रिगर गार्ड पर लपेट कर और फिर उस धागे को ले जाकर उसी पहाड़ी के ऊपर जहाँ से वो रास्ता आ रहा था एक खूंटे में बांध देते हैं। और फिर इनका यह सोचना था कि अगर उस रास्ते से बाघ आएगा
तो ज़रूर उसके पैर से वो रास्ता टच होगा और जैसे ही रास्ता खींचेगा तुरंत गोली चल जाएगी और बाघ को गोली लग जाएगी। और लेकिन अगर वह दूसरी तरफ से आता है तो फिर मचान पर मैं बैठा रहूँगा और मैं फिर गोली उधर चलाऊँगा जहाँ पर भी वह उपस्थित होगा, और अगर मेरी गोली भी नहीं लगी और फिर वह भागने की कोशिश करता है तो वो उसी रास्ते से भागेगा जिस रास्ते पर मैंने खूंटा लगाया था, और फिर भागते समय उसके पैर में वो खूंटा जैसे ही टच करेगा वो रास्ता खिंच जाएगा और फिर गोली चल जाएगी। आदमियों को वापस करने के बाद कार्बेट बताते हैं कि जब मैंने नीचे की पूरी स्थिति को भांप लिया और मैंने देख लिया कि अब मेरी सारी तैयारी पूरी हो गई है, तब मैंने मचान पर बैठने का फैसला किया। लेकिन उसके पहले मैंने रात में, चूँकि मुझे एक संकेत के रूप में वह स्थान दिखाई दे, इसके लिए एक सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा मैंने उस नाले से निकाला और उस महिला के लाश से तकरीबन 1 से 1.5 फुट की दूरी पर रख दिया। और फिर मैं अपनी मचान पर बैठ गया। और मचान पर जब मैं बैठा तो मैंने अपने आगे तकरीबन अपनी कमर तक काफ़ी पुआल लगा ली और पीठ की तरफ भी लगा लिया। और मेरे आते हैं जब मैं पोजीशन लेकर बैठा तो मैंने देखा कि धीरे धीरे अब रात्रि हो रही है और मेरी जो जैकेट है वो काफ़ी मुझे आराम दे रही थी, लेकिन हवा चूँकि चल रही थी और मैं दिन के समय जब उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो काफ़ी पसीना मुझे हो गया था, तो मेरे अंदर के सारे कपड़े गीले थे, तो वो मुझे ठंड का एहसास बराबर करा रहे थे। इसके बाद कार्बेट बताते हैं कि अंधेरा जब हो गया तो उस अंधेरे का जिक्र मैं एक बार थोड़ा सा कर दूं कि अंधेरा शब्द एक सापेक्ष शब्द है जिसका कोई मापदंड नहीं होता है। वह किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा घना हो सकता है, किसी के लिए मध्यम अंधेरा हो सकता है और किसी के लिए वह बहुत छोटा और बहुत थोड़ा होता है। और अपने लिए कार्बेट बताते हैं कि जब रात्रि में अगर आसमान खुला है, तारे चमक रहे हैं, तो उतने अंधेरे को वो अंधेरा नहीं मानते हैं। और इसका जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं जितना दिन में देख सकता हूँ उतना रात में भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं रात्रि में जंगल में जिस रास्ते पर मुझे चलना है मैं उस रास्ते को भली भांति और अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। और इसका कारण बताते हुए कार्बेट बताते हैं, इसके पीछे की वजह यह है मैं बचपन से अंधेरे में और जंगल में मैं रहा हूँ, तो इसका अभ्यस्त मैं हो गया हूँ। मैं अंधेरे को तब तक अंधेरा नहीं मानता जब तक कि आसमान पे काली घटाएं न घिराई हों, तब तक मैं अंधेरे को अंधेरा नहीं मानता। इसके बाद कार्बेट बताते हैं कि जैसे ही थोड़ी रात बीती थी, मेरी किस्मत ख़राब थी और आकाश में मैंने देखा कि धीरे धीरे बादल घिरने लगे हैं, काली घटाएं घिरने लगी हैं और बिजली भी कड़कने लगी है। और थोड़ी ही देर बाद काफ़ी तेज़ बारिश की बूंदें भी गिरने लगी हैं। और वह रात और वह बारिश इतनी ख़तरनाक थी कि ऐसी बारिश और ऐसा तूफ़ान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं पूरी तरीके से भीग गया और भीगने के साथ साथ मेरी हड्डियां तक कांपने लगी। लेकिन उसी समय मैंने देखा, जब ये तूफ़ान अपने चरम पर था, तो मैंने गांव की तरफ देखा कि एक व्यक्ति जो है एक लालटेन लेकर गांव की तरफ जा रहा है। तो मैं काफ़ी हतप्रभ हो गया कि इस समय इस आदमखोर का खतरा और ऊपर से इतना भयंकर तूफान, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रात में इस तरीके से लालटेन को लेकर जा रहा है। तो फिर सुबह मुझे उसके बारे में ये जानकारी मिली कि वह व्यक्ति सरकार के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि था जो मेरे लिए पौड़ी से रात में निशाना लगाने वाली एक बिजली का सामान लेकर आया था, जिससे मैं रात को अपनी राइफल में लगाकर उससे निशाना लगा सकता था। लेकिन मैं यह भी सोचता था कि अगर ये मुझे पहले मिल गया होता तो शायद वो 14-15 जाने जो रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद मेरे गई थी वो न जाती। लेकिन इस बात की भी मैं गारंटी नहीं ले सकता था कि अगर वो मुझे पहले मिल जाती तो फिर मैं बाघ को उसी समय मार देता। इसके बाद कार्बेट बताते हैं कि जैसे ही बारिश बंद हुई
और धीरे धीरे आसमान से बादल छंटने लगे। तो मैंने देखा कि जो मैंने पत्थर रखा था वो अचानक ढक गया। जो हल्का वो मुझे दिखाई दे रहा था रात्रि में, वो अचानक दिखना बंद हो गया। और फिर मुझे आभास हुआ कि शायद वहाँ बैठकर बाघ उस महिला के शरीर से मांस खा रहा है और हड्डियाँ तोड़ रहा है, तो हड्डियों के टूटने की आवाज़ आने लगी। लेकिन वह सब मुझे अस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं जिस पोजीशन में बैठा था, जहाँ से मैं निशाना लेने के लिए बैठा था, कि मेरा यह मानना था कि बाघ जिस रास्ते से पिछले दिन उस महिला को लाया था और जहाँ बैठकर वह उस महिला के मांस को खाया था, आज भी शायद वो ऐसा ही करे। लेकिन शायद बरसात के पानी की वजह से नाले में बहाव हो गया था, इसलिए बाघ आज नाले की तरफ नहीं बैठा था और वो शायद जहाँ मैंने पत्थर रखा था उस साइड में बैठ गया था। इसलिए मुझे पत्थर दिखाई देना बंद हो गया। और जब पत्थर दिखाई देना बंद हो गया तो फिर मेरे पास इस तरीके से निशाना लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं सटीक निशाना उस पर लगाऊं। लेकिन फिर मैंने देखा कि अचानक पत्थर फिर दिखने लगा। और ये प्रक्रिया तकरीबन 3 से 4 बार हुई मेरे साथ। मेरे दिमाग में, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस रात मेरे साथ क्या हो रहा था। और ये सब देखने के बाद मैंने कहा कि शायद बाघ मेरी मचान की तरफ आ रहा है, क्योंकि मुझे उसका हल्का पीला जो रंग था, जो कि शायद वो उसके बुढ़ापे के कारण था, उस तरीके से मुझे महसूस हुआ। इसके बाद कॉर्बेट ने बताया कि इस बार मैंने तय किया कि इस बार अब मुझे जैसे ही पत्थर दिखाई देना बंद होगा, मैं निश्चित तौर पर गोली चला दूंगा। लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था, मैंने देखा कि पत्थर फिर से मुझे दिखाई देने लगा। मैं काफ़ी निराश, उस समय मेरे अंदर काफ़ी निराशा थी। उस रात मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं अपने उद्देश्य को और उस आदमखोर को जिसको कि मारने के लिए मैं आया था, मैं कर नहीं पा रहा था। और फिर चौथी बार मैंने फिर से देखा कि वह बाघ मेरी तरफ, मेरे मचान की तरफ आ रहा है। तो मैंने ये केवल यह महसूस उस आधार पर किया कि मुझे उसकी हल्की सी आहट सुनाई दी और मैंने बिना देखे उस पर पूरी निराशा में एक गोली चला दी। और जैसे ही मैंने गोली चलाई, मुझे लगा कि शायद गोली बाघ को लगी है, लेकिन फिर इसके बाद सब कुछ होना बंद हो गया। और फिर रात भर मैं उस मचान पर बैठा रहा। और सुबह जब मैं उस मचान से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मैंने जहाँ गोली चलाई थी वो ज़मीन में लगी थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर था कि मुझे वहाँ कुछ उस नरभक्षी के बाल गिरे हुए दिखाई दिए। लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वह बार बार पत्थर मुझे दिखाई दे रहा था, अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो रहा था। तो इस स्थिति में आज जो मेरे साथ घटना घटी है, इसने मेरे अंदर एक निराशा का भाव पैदा कर दिया है। इसके बाद सुबह कॉर्बेट ने बताया कि मैं पेड़ से नीचे उतरता हूँ और नीचे उतरने के बाद तब तक मेरे आदमी आ गए होते हैं और उनके आने के बाद मैं पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव की तरफ निकलता हूं। और फिर उसके परिवार वाले, जो उस महिला की लाश पड़ी हुई थी, उसके परिवार वाले उसकी लाश को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये सब होने के बाद जब मैं पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो मेरे मन में निराशा के भाव इस तरीके से उत्पन्न हुए थे कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कल रात का जो मायावी समय था, मेरे और गढ़वाल के लोगों के साथ जो खेल खेला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं काफ़ी निराश था। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अब कल आगे फिर योजना क्या बनाएंगे जिम कॉर्बेट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।